नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान में बाबा के नाम से, आंदोलन के नाम से उनकी अपनी एक अलग पहचान है और सियासी हुनर भी है उनके पास, और ये पहली मर्तबा नहीं है। उनमें एक मेरे से भी काफी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। ये बात जरूर है कि उनके स्वभाव में है और वो शख्सियत भी कुछ ऐसी है, विपरीत हवाओं से भी टकराने का बहुत शौक रखते हैं। अभी राज्य सरकार है, क्लियर मेजोरिटी के साथ में है, मंत्री बनाया गया। मंत्री के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्हें जैसी उम्मीद थी, उन्हें जैसी उम्मीद सीटों की वैसी तो वैसे नहीं आई, और प्रधानमंत्री जी से को जो उम्मीद किरोड़ीलाल जी से थी वो फुलफिल वो नहीं कर पाए। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। एक सैद्धांतिक जो नैतिकता की राजनीति उन्होंने दिखाई। अब भजनलाल जी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे, और ये कह भी चुके मैं तो विधायक के रूप में कार्य कर रहा हूं और मंत्री के रूप में नहीं। मुख्यमंत्री जी मेरी गुजारिश है कि जल्दी मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे पूछा भी गया कि आप कैबिनेट में क्यों गए थे। कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पे गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष समझाएंगे तो किरोड़ीलाल इस्तीफा वापस ले लेंगे। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कई दशक से आप किरोड़ीलाल का कलम से पीछा कर रहे हैं। ऐसा हुनर पहले भी देखा कि पहली बार ये रूप देखने को मिल रहा है उनका? देखिए जी, बड़ी अलमस्त व्यक्तित्व है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। ये मैं इनको भैरव सिंह शेखावत साहब के मंत्रिमंडल के जमाने से जानता हूँ और इनका अपने क्षेत्र में काम देखा है और बहुत लोकप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं। और रिजर्वेशन का जब सिलसिला आया, आरक्षण के का विभाजन का गुजर के साथ में जो हुआ, तो उसमें ये तो जो पहली मीटिंग इन्होंने प्यारी के बाद में की थी, तो मैं वहाँ प्रेजेंट था। इधर एक तरफ तो गुजरों की मीटिंग हो रही थी, एक तरफ इनकी हो रही थी। तब से इनके स्वभाव से ठीक से पहचान में आए। तो कम्युनिटी जिसको ये बिलोंग करते हैं इनको उनका विश्वसनीय इनको संरक्षण प्राप्त रहा है, प्यार प्राप्त रहा है। तो ये प्यार जो था इसका कुछ मुझे लगता है कि अभी नापतोल में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि धीरे धीरे कम्युनिटी के जो सामूहिक उससे क्या कहते हैं, आकार से अपने आप को बड़ा समझने लगे, वो बहुत गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप प्रजा की तरह से और कम्युनिटी को राजा की तरह से ट्रीट करते हैं, तब तक तो कम्युनिटी आपको वाह करती है, अवचेतन से भी और चेतन से भी। लेकिन वरना जैसे समझ में आ जाता है कि ये हमें ही वो दे रहे हैं, तो नहीं होता। तो वही अब की बार यही हुआ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 163 के मुताबिक जब आप मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, तो उसमें आपने मंत्रिमंडल का चीफ मिनिस्टर ने गठन किया और उसमें इनको रखा। अब इनको अब 10 तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे किया जा सकता है, इस्तीफा भी चीफ मिनिस्टर के कहने से स्वीकार किया जा सकता है। वहां दिया या नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन दे ही दिया जैसा कहते हैं। तो अब ये बताना चाहते हैं कि संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, और संगठन का मुखिया अगर कहता है कि आपको अपने इस्तीफे को वापस लेना चाहिए या आप जैसा वैसे रहें, लेकिन आप बिल्कुल वहीं बने रहें, तो वो बात चल रही है जिसकी वजह से। लेकिन कुछ चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में आप गए और कैबिनेट में आप रिजाइन कर चुके हैं। वहाँ जो फैसले उनमें आपने अपनी राय दी, इसका मतलब या तो आप चले गए या आप, यार ये तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री को इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करके इस्तीफा अपना वापस ले लीजिए और अब अपना काम कीजिए, ताकि ये इस तरह का आनंद ना मिले। जैसे आप देख रहे हैं कि आप पार्टी ने जैसे वहां पर खड़ा रख दिल्ली के अंदर कि मुख्यमंत्री जी जब वो आएंगे तब वही बैठेंगे, मैं तो पास वाली कुर्सी पर बैठूंगी। बिल्कुल वैसा दृश्य। ये एक हैरान करने वाली बात है। वो जो परिपाटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो काम करने का तौर तरीका है, उसमें व्यवधान होता है। ये चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा हम तक आनी नहीं चाहिए। अब जो कुछ छप रहा है वो सूत्रों के हवाले छप रहा है।
जो हमारे 2 बड़े अखबार छाप रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से छाप रहे हैं, उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा है। मदन जी ने जरूर कहा है कि मदन जी के कहने से वो गए थे। हाँ, तो ठीक है, तो ये लोग ऐसे ही हैं, इनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बड़े बेहतर हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा अपने किस्म के विलक्षण हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया है। और वो जो उधर ईस्टर्न राजस्थान की जो नहरी अलग सिलसिला उसमें भी इनका जोर रहा है, और अपने अपने आप को बिल्कुल कहीं ये डीजी की तरह से पेश आते हैं, कहीं ये एसएचओ की तरह से पेश आते हैं, चोरों को पकड़ सकते हैं, हाँ, जमाखोरों को पकड़ सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ सकते हैं, इनमें बड़ी काबिलियत है। मुझे लगता है कि इनको राजस्थान का गृह मंत्री प्रभावी रूप से होना चाहिए और वहां ये काफी कुछ नियंत्रण कर सकते हैं इन सब चीजों को। लेकिन ये खामखा भी उसमें बैठे हुए हैं, वक्त कोई इनको आपको बिल्कुल नहीं नहीं लगता कोई ऐसा मंत्रालय बना दिया जाए पीड़ाहारी? नहीं, देखिए, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँ। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा बहुत मेहनती वो खुद आदमी है। कहते हैं कि वो सड़क से संघर्ष करने में बहुत मजा आता है उनको। नहीं, तो मजा तो आए, लेकिन मजे का प्रदर्शन यूं तो नहीं होना चाहिए ना। कुछ चीजों की अपने एक नियम होते हैं, उनकी कुछ बंदिशें होती हैं, उनको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मंत्रिमंडल में हैं तो वो सब आपको मानना चाहिए, और क्योंकि सब लोग आपसे जूनियर हैं इसलिए आपसे कुछ कह नहीं रहे। हाँ, तो वो उसका सम्मान करना चाहिए और मान करके इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, इस्तीफा करवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये निश्चित रूप से अभी जो मंत्रिमंडल है सबसे सीनियर मिनिस्टर, उसके अलावा अगर एक अनुभव की भी अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि जितने लंबे समय से ये पारी खेल रहे हैं और अभी जो जीते हुए विधायक हैं उनमें कोई होगा इनके समकक्ष। कोई ऐसा है नहीं। अशोक गहलोत जरूर एक लंबे समय से, लेकिन जो सक्रिय अंदर हाउस की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा, और अगर ये अपोजिशन में भी रहे हैं तो भी निश्चित रूप से जनता की आवाज को उन्होंने मुखर किया। वो अभी भी, अब वो क्या संगठन और इनके बीच है या फिर वो तो सैद्धांतिक बात करते हैं जो कह रहे हैं। कई बार उनसे चर्चा हुई तो वो एक ही बात कहते हैं कि कमिटमेंट था मेरा प्रधानमंत्री से कि ये इस तरह की जो सीटें हैं वो मिलेंगी, लेकिन वो नहीं जीता पाया, तो मुझे इस बात का मलाल है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये सब चीजें चल पाएंगी या तो किरोड़ीलाल जी अपनी ओर से निर्णय कर चुके हैं, अब इस पर निर्णय संगठन का इस वजह से कह रहा हूं, यूं तो अगर हम संवैधानिक प्रोटोकॉल देखें तो मुख्यमंत्री का अपना एक विशेष अधिकार है, ये वो गवर्नर से सिफारिश करके इनका इस्तीफा स्वीकार करा सकते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं किसी मोड पे चर्चा करनी चाहिए क्योंकि विपक्ष इसको एक हथियार के रूप में भी देख रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जो किरोड़ीलाल जी का इस्तीफा वाला प्रकरण है उसमें पूरी स्थिति साफ होनी चाहिए आम जनता के सामने, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ओम जी कह रहे थे कि किरोड़ीलाल एक जो राजस्थान में कुछ जो नेता है, जन नेता, जिनकी जनता में अच्छी छवि है, जो जन नेता का एक दर्जा हासिल लोग नेता हैं, उनमें किरोड़ीलाल जी प्रमुख हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका अपना एक प्रभाव है, अपना एक अच्छा मतलब क्षेत्र है जो जिसको कह सकते हैं कि जहाँ उनका अच्छा प्रभाव है। और मैं तो काफी समय से जानता हूँ, वो हमारे ही गांव करौली में सरकारी डॉक्टर भी रहे हैं, तो वो वहाँ सरकारी, फिर बाद में राजनीति में आए, आरएसएस के मार्फत राजनीति में आए, तो उनका जो प्रभाव है एक जमाने में तो जो उनकी कम्युनिटी है उसी में नहीं था, बाकी और कम्युनिटी के लोग भी उनको पसंद करते हैं कि वो हमेशा ज्यादातर जनरल सीटों से चुनाव जीत कर आए हैं, तो उनके पीछे हर कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो उनका जो कार्य करने का तरीका है, अब वो एक कम्युनिटी गए तो कम्युनिटी के लोग ज्यादा आ जाते होंगे क्योंकि एक इजी अप्रोच लगती है, अपनी कम्युनिटी का कोई होता है तो उस तक पहुंच बनाने के लिए लोगों को, तो उस रूप में ये है। और जो अभी का इनका इस्तीफा प्रकरण है तो ये भावुक भी बहुत है, एक इनके साथ ये भी है कि ये भावुकता में भी बहुत रहते हैं। और योगेंद्र जी मैं आपको बताऊं, जो ब्यूरोक्रेसी में इनकी कम्युनिटी के जितने भी बड़े अफसर हैं वो सब इनके विरोधी है, ज्यादातर इनके विरोधी, मतलब इस रूप में वो किरोड़ीलाल जी को पसंद यूं नहीं करते कि वो एक जन नेता है, बाकी इनकी कम्युनिटी के और जो रिटायर्ड होते हैं अफसर वो भी राजनीति में आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में मतलब किरोड़ीलाल जी को अपने लिए खतरा भी मानते होंगे, या ये कारण भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी 80% जो ब्यूरोक्रेट्स है इनकी कम्युनिटी के वो इनके विरोधी है, देश भर में जहां भी है, क्योंकि वो किरोड़ीलाल जी की छवि ऐसी है कि वो आम जनता की चीजें उठाते हैं। अब अफसर बढ़ जाता है किसी
घर परिवार का, समाज का कोई व्यक्ति, तो वो अपने आप को कोई बहुत ऊंचा समझने भी लग जाता है। तो उस रूप में किरोड़ी लाल जी, जैसा आप कह रहे थे, किरोड़ी लाल जी पहली बार मंत्री वसुंधरा जी की सरकार में बने थे, वो भैरव सिंह जी की सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे। इस सरकार में जो सबसे सीनियर मंत्री भैरव सिंह जी की सरकार में मंत्री नहीं रहे कभी भी किरोड़ी लाल जी, वो पहली बार 2003 में वसुंधरा जी की सरकार में बने। इस सरकार में जो मंत्री के रूप में जिनको सबसे सीनियर माना जा सकता है मंत्री के तौर पे, विधायक के तौर पे तो किरोड़ी लाल जी सीनियर है। बाकी मंत्री के रूप में मदन दिलावर है। मदन दिलावर 1993 में भैरव सिंह जी की वही मैंने कहा ना कि उनके समकक्ष जो विधायक रहे, देखिए मदन दिलावर और ये साथ साथ के विधायक बने, एक साथ काम किया इन्होंने युवा मोर्चा में भी। किरोड़ी लाल जी 85 में विधायक बन गए थे। हाँ 85 जो मदन दिलावर 90 में बने, लेकिन मदन दिलावर 93 में मंत्री बन गए थे। 93 में किरोड़ी लाल जी विधायक नहीं थे, उनका टिकट काट दिया। अच्छा, किरोड़ी लाल जी की एक शख्सियत है, वो भैरव सिंह जी से भी उन्होंने टकराव उनका रहा कई मुद्दों पे, वसुंधरा जी से भी टकराव रहा। विपरीत परिस्थितियों से टकराने का कोई शौक भी है उनको, हवाओं से टकराने। मतलब उनको उस रूप में भी ले सकते हैं कि वो एक संघर्ष करने वाले आंदोलन जीवी तरीके के एक नेता है जिनकी फितरत में ये है कि आंदोलन या सड़क पर संघर्ष करना। अशोक गहलोत की सरकार में लाइन्स में चले गए और 6 महीने बाद में उनसे भी टकरा बैठे। हाँ, वो हमेशा मतलब टकराने वाले, मतलब उनका एक स्वभाव जिसको हम कह सकते हैं, जिस रूप में देख अब तक के जो उनकी राजनीतिक यात्रा में देखें, या हर चीज पे उनके हर पड़ाव पे निगाह डाले, तो वो टकराव वाला रहा, संघर्ष वाला रहा, आंदोलन वाला जो उनका व्यक्तित्व है, उसी से वो जननेता भी उसी से बने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनके प्रभाव क्षेत्र वाली सीटें थी, वहां सभी में पार्टी जो उनकी है वो हार गई। तो उससे कहीं ना कहीं वो आहत हुए, वो अपने लोगों के बीच में भी गए, उनसे भी कहा कि तुमने तो मेरे लाज ही नहीं रखी, अब मैं सरकार में रह क्या करूंगा। तो उस भावुकता में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी का एक वर्ग ये मानता है कि वो कहीं भावुक है, उनको समझा लिया जाएगा इतने दिन से, लेकिन अभी तक समझा नहीं पाई पार्टी उनको कि वो सरकार में रहे या इस्तीफा वापस ले। तो निश्चित रूप से पार्टी के हित में भी ये कि अब स्थिति साफ होनी चाहिए। यदि किरोड़ी लाल जी पूरे बेमन से यदि कैबिनेट की बैठक में जाएंगे या अपने कार्य करेंगे, तो ये तो एक अन्याय होगा सरकार, जनता के साथ भी होगा कि वो यदि पूरे मन से काम करे तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर सकते हैं, आम आदमी के हित की योजनाएं बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उसको राहत दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे योगेंद्र जी, जैसा आपने शुरुआत में कहा, सवाल मेरे से यही पूछा कि असमंजस की स्थिति कब तक रहेगी, तो ये ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए पार्टी। अब मेरे को लगता है कि ये हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनावों से पार्टी का आलाकमान फ्री होगा, तो इस पर भी कहीं ना कहीं फैसला होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इसे विपक्ष हथियार के रूप में अपना रहा है और डोटासरा कहीं पे भी को अवसर मिलता है तो चूकते भी नहीं है। श्याम जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, आप कैसे देखते हैं, किरोड़ी लाल जी विधायक रहना अभी उनको मंजूर है, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, बैठक में वो प्रदेश अध्यक्ष से कहने से गए थे, तो कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? योगेंद्र जी वो राजनीति कर रहे हैं, अब वो कैबिनेट मंत्री हैं, आज उनको कैबिनेट मंत्री के नाते से अनुमति दी थी बीजेपी के कार्यालय में वफ की वकालत करें, वो आरोप लगा रहे हैं। सरकार का मंत्री आरोप लगाता है क्या? सरकार का मंत्री तो जांच करे खुद, कौन मना कौन करता है? तो आज जिस तरह की स्थिति, और फिर वो ही कह रहे हैं कि मैंने तो कल वो क्यों, किसके कहने से वो गए थे कैबिनेट की बैठक में, और कैबिनेट की बैठक में देर से गए थे, उनका नंबर 4 आता है और बैठे पीछे थे, और वहां कोई ज्यादा उन्होंने वकालत, कोई बहुत ज्यादा मुद्दे उठाए नहीं, SC ST का बैकलॉग के अलावा कोई मामला नहीं उठाया उन्होंने कल कैबिनेट की बैठक में। और देखिए जिस प्रकार से बार बार जो बात आ रही है निकल के, पहले कैबिनेट की बैठक में जाते हैं, एक गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे, संजय शर्मा भी गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे, बाकी तो सारे लेटर पैड पे सिफारिश भी कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि मैं राहत मंत्री हूँ, मुझे दो, MLAs को कहते हैं ना सारे के सारे मैं करो। तो आप देखिएगा केवल गाड़ी नहीं का उपयोग नहीं करने से, वो तो गाड़ी का उपयोग नहीं करो तो 70,000 रुपए मिलते हैं। अब 70,000 ज्यादा जरूरी है, गाड़ी का उपयोग करेंगे नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए देखिए जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बातें किरोड़ी लाल मीणा आज कर रहे हैं, वो कल अपने भाई को टिकट दिला पाने में सफल होंगे नहीं होंगे, पता नहीं किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। वो इस्तीफा देने के बाद कल वो कैबिनेट की बैठक में गए थे ना, तो वहां मुख्यमंत्री जी कहते मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, वहां तो बोले ही नहीं कुछ भी, लेट गए और आराम से आए और जाती वक्त गाड़ी सरकारी में बैठ के गए और आगे उतर गए।
भाई सरकारी गाड़ी में क्यों बैठे फिर? अब देखिए राजनीति में दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है उनको। अब वो कह रहे हैं कि मेरे कहने से वोट नहीं दिए, लोगों के बीच में जाके कहाँ कहते हैं वो? जो हाई कोर्ट है, वीणाओं की हाई कोर्ट के वहां जाकर के कहते हैं तुमने के कारण मैं ठोकर मार के आया हूँ मंत्री पद पर, और तुमने मेरे पर विश्वास नहीं किया। उनको पता है कि मेरे भाई जब चुनाव लड़ेगा तो इन्हीं लोगों से वोट चाहिए मुझे। और तुष्टिकरण की बात है, वहां देखिएगा जिस तरह के चुनाव लड़ना है वहां मुस्लिम भी रहते हैं। मुस्लिमों के बारे में जिस प्रकार से आज बखान कर रहे थे कि भाई इसमें ये बस गए और ये बस गए और ये इतना 500 बीघा जमीन, और कांग्रेस ने समर्थन किया और कांग्रेस ने इस्तीफा के माध्यम से मुकदमा दर्ज किया। ये सब चीजें क्या है, किसको रहे होगा? आप पार्टी कार्यालय में आकर के मंत्री हो, फिर आप पार्टी कार्यालय में शिकायत कर रहे हो, किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अरे आप तो जिस सीधा तौर जाकर के सरकार में हो, आप मुख्यमंत्री से कहो इस पे जांच कराओ भाई। मुख्यमंत्री से जांच कराने की हिम्मत नहीं, मुख्यमंत्री के सामने कोई बात रखने की हिम्मत नहीं, अपने से जूनियर मंत्री के पास जाकर के शिकायत करते हो, अधिकारी के पास जाकर के शिकायत करते हो। मंत्री खुद हो, देखिएगा जिस कैडर के, और आप जब चीफ सेक्रेटरी को शिकायत करते हो तो कैबिनेट मिनिस्टर के नाते से शिकायत करते हो, और बाकी को करते हो तो कुछ कहते हो कि मेरी जो गलती हो गई, बड़ी इतनी बड़ी गलती हो गई। तो ये सब देखिए वो राजनीति कर रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में जब उपचुनाव होंगे, उनके भाई को टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि 5 दिन बाद तो देखिए अगर ये कैबिनेट की बैठक में नहीं जाती तो दिसंबर में कैबिनेट की बैठक होती, तो इनके ऊपर स्वतः ही कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती। इसलिए एक बार तो क्या वो अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए वो कैबिनेट की बैठक में चले गए। क्यों कैबिनेट की बैठक में गए? अब मदन राठौड़ के कहने से कैबिनेट की बैठक में चले गए। बाकी आप मंत्री की हैसियत आपने अपना ली, तिरंगा फहराना था तो मंत्री की हैसियत से तिरंगा फहरा दिया आपने। तो देखिए आपको पता है ना कि मैं किस हैसियत से कहाँ क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पता है कि मेरे को जिस हिसाब में मेरे को काम दिया गया, और वो मैं मदन दिलावर ज्यादा पावरफुल तरीके से काम कर पा रहे हो, खुद नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरे विभाग में तो घोटाले ही घोटाले हैं, तो जांच कराओ, कौन मना करता है? तो ये राजनीति बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो। देखिए वो राजनीति में नंबर कौन से पर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब देखिएगा कि नंबर 2 वाले पे तो बहुत सारे आरोप लगे बेटे के ऊपर लेके, परिवहन मंत्री पे। अब वो मंत्री सेकंड वाले उप मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी तो तलब भी कर रखा है। आज वहां पर किस तरह की बातचीत हुई है, क्या हुई है वो पता नहीं। लेकिन हाँ, राजनीति में एक नया अलग तरह की राजनीति नहीं कर रहे, वो स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो कुछ कर रहे हैं। अब वो कितने सफल हो पाएंगे? अपने भतीजे को तो जिता लिया, अब वो भाई को टिकट दिला पाने में सफल हो जाते हैं। अगर वो टिकट नहीं मिलेगा तो आपको ये लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स सही है? 100%। क्योंकि और मतलब ही क्या है, जब आपको जिम्मेदारी दी गई, वापस आ रहा हूँ सर आपके पास। मैं वो कह रहा हूँ जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई थी वो जिम्मेदारी निभा पाने में सफल नहीं हुआ, वो कह रहा मैं असफल हूं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। भाई असफलता पर इस्तीफा नहीं दिया जाता, फिर तो आप विधायक पद से भी इस्तीफा दे, क्या रहना चाहते हो विधायक में? वैसे भी एक बात बताऊं आपको, किरोड़ी लाल मीणा असफल हो नहीं सकते, क्योंकि विधायक रहे, मंत्री का पहले उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है कि मंत्री परिषद में आप सदस्य बने तो कैसे चला सकते हैं। हाँ, खाद्य आपूर्ति मंत्री में कुछ मिलता नहीं आपको। भैरू सिंह जी के टाइम में आपने भी देखा कि वो किस तरह से करते थे, और आज भैरू सिंह जी के टाइम पे मिनिस्टर नहीं रहे, वसुंधरा जी के टाइम पे पहली बार मंत्री बने। नहीं, खाद्य आपूर्ति एक बार रहे थे खाद्य आपूर्ति मंत्री भैरू सिंह जी के टाइम में भी। नहीं, वसुंधरा जी के टाइम पे आपूर्ति मंत्री नहीं, भैरू सिंह जी की सरकार में मंत्री थे। अरे 93 से 98 में तो ये एमएलए ही नहीं थे। अरे खाद्य आपूर्ति मंत्री किसके टाइम में थे? ये वसुंधरा जी के टाइम पे थे। ये 2 बार तो सांसद रहे। वसुंधरा जी के टाइम पे खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। किसके टाइम में? भैरू सिंह जी के टाइम में थे? नहीं थे। खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर घनश्याम तिवाड़ी एजुकेशन मिनिस्टर, ये खाद्य आपूर्ति थे। ये जब खाद्य आपूर्ति मंत्री थे तो इनके पास में श्रम मंत्रालय भी था। तो मैं मित्रा प्रकाशन में जहां मैं नौकरी करता रहा हूँ, पर जब हम लोगों को वैसे ही कर दिया और हमारे पैसे वैसे तक खा गए, तो हम लोगों ने पहले श्रम विभाग में गए थे। तो उस वक्त लेबर मिनिस्टर थे, तो इन्होंने हमारे लिए काम किया और जो इनका डिपार्टमेंट था वो बड़ा चोर डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट में सब भोजन करना चाहते थे। तो एक बाबू खास तौर से मेरे को जो पैसे आते आ रहे थे उसमें भी रोक लगाने के लिए 4 दिन चक्कर कराया। तो गया इनके पास, मैंने क्या कर रहे हो आप, ये ऐसा आपके तो ये
बैठे बैठे सो रहे थे, उन्होंने काम किया था, सोते हुए काम तो किया। और भैरव सिंह जी के साथ में तो टेंशन रहा है, भैरव सिंह जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि मेरी पिटाई करवाई, मेरे को ये करवाया, वो मैंने माया में कवर किया उस वक्त, भैरव सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे। और तो इनका भैरव सिंह जी लड़ाकूपन, ने इनको 93 में टिकट भी नहीं दिया था, एक बार टिकट नहीं दिया था। इनका बिल्कुल। लड़ाकूपन की वजह से हमारे लोग, और उस वक्त हमारे प्रिय बीजेपी ऑफिस का घेराव हुआ था, बाकायदा गाड़ी आई थी हाँ बाकायदा। दौसा से, और पूरे बीजेपी ऑफिस का घेराव भी किया गया उस वक्त। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। किरोड़ीलाल जी मंत्री हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप मिनिस्टर लगाए तो जांच भी करा सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, सरकार का हिस्सा होता है मंत्री। एक एक चीजें देखिए कैबिनेट से प्रूव करवानी पड़ती है, उससे पहले नहीं हो सकता। आप अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे अपने डिपार्टमेंट में कुछ देख रहे हैं तो आपको फाइल तो लिखनी पड़ेगी ना, चलानी पड़ेगी। जब ये कह रहे हैं काम ही नहीं कर रहा मैं तो जुबानी बोल रहे हैं ना, जब जो भी कुछ बोल रहे हैं, तो ये ज्यादा चल नहीं सकेगा, क्योंकि जितना कंट्रोवर्सी और सब कुछ सामने आएगा धीरे धीरे, तो नेचुरली जो आला कमान इनका जो बैठा हुआ है, या आला कमान रहे या न रहे, जो भी आला कमान आएगा तो निश्चित रूप से अब इसमें इस तरह का खेल तो नहीं होगा। ये जैसा आप पार्टी दिल्ली में कर रही है, वैसा ये यहाँ पर उसका दूसरा संस्करण निकाल रहे हैं कि देखिए मैं भी अपने यहाँ ये बता सकता हूँ कि क्या है, लेकिन ये मैसेज पहुंच गया। देखिए राजनीति संकेतों की होती है, तो संकेत इन्होंने दे दिए कि मेरा अपमान, अगर मुझसे मैं वचनबद्ध रहता हूँ और उसके बाद वचन पूरा नहीं होता, उसको वही करता हूँ जो कहा है। और साथ साथ में जिन लोगों के लिए मैं खपता रहा हूँ, अगर वो साथ में खड़े नहीं होते हैं तो फिर राजनीति क्या करने की जरूरत है मुझे उस तरीके से, जिस तरीके से मैं करता रहा हूँ। तो बहुत सारी बात उधर भी संकेत दे रहे हैं, आला कमान को भी संकेत दे रहे हैं, इधर विधायक दल में भी संकेत दे रहे हैं। अब मदन जी जब से अध्यक्ष बने हैं तो मदन जी के साथ में तो मधुर संबंध है, तो वो समझते हैं, अच्छा ये लिहाज बड़ा रखते हैं निश्चित रूप से कि मदन जी अगर बोलेंगे तो चले जाएंगे, मदन जी अगर कहेंगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बड़ा अजीब है, पड़ेंगे ना। देखिए अब विपक्ष आपका शांत थोड़े बैठा रहेगा कि डोटासरा जी ऐसे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या जूली जी नहीं करेंगे, वो निश्चित रूप से करेंगे और कहेंगे देखिए जो एक बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो राजस्थान का हिस्सा हो कैसे आपस में झगड़ रहा है, इससे बचने के लिए करना पड़ेगा। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, तो क्या आने वाले दिनों में ये ढुलमुल का जो रवैया रहेगा विपक्ष से प्रेशर बना सकता है, उसे एक मुद्दा बना सकता है कि एक मंत्रिमंडल का सदस्य, उसका स्टेटस क्या है? देखिए निश्चित तौर पर विपक्ष का तो ये काम है, उसको मुद्दा बनाना चाहिए, वो मुद्दा बनाएगा। लेकिन जो भाजपा की जो राजस्थान में स्थिति चल रही है वो बड़ी असमंजस की चल रही है, चाहे सरकार की हो चाहे संगठन की हो। अभी अपने एक डिबेट में पिछले दिनों ही अपन ने चर्चा की थी कि बीएल संतोष आए थे, तो बीएल संतोष कहीं ना कहीं ये सब चीजें उनके नॉलेज में, जानकारी में आई है कि किस रूप से इन चीजों को हल किया जाए, क्योंकि अब सरकार का भी 1 साल का समय होने वाला है, तो किस तरीके से किया जाए, आला कमान को अब वहां भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो ये सब चीजें आने वाले समय में जरूर सुलझेगी। और जहां तक पार्टी है वो किरोड़ीलाल जी को कहीं छिटक नहीं सकती, क्योंकि वो इतना बड़ा नुकसान उठाने की स्थिति में भाजपा भी है नहीं कि एक इतने बड़े प्रभावी जननेता को किसी तरीके से दरकिनार। अभी तो पूरी एक समझाई चल रही है कि नहीं आप मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, कई मुख्यमंत्री है, आप इस पूरे एपिसोड को देख लीजिए, कई मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि वो मंत्री है या नहीं है, क्योंकि अधिकार तो मुख्यमंत्री का है। पार्टी की तरफ से ही कहा जा रहा था, पिछले दिनों भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं वो मंत्री हैं, उनसे चर्चा होगी, बातचीत होगी, और इसी तरीके किरोड़ीलाल जी ने भी कुछ गोलमोल से ही जवाब दिए कि भाई ऐसा है वैसा है, जो राजनीति में होता है और राजनीतिक लोग करते हैं और उनको करना भी चाहिए। ये तो आप और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बातों को, उनके संकेतों को पहचाने कि वो किधर जा रहे हैं या किधर नहीं जाएंगे, या उनका क्या रवैया है। तो वो ये सब चीजें संकेतों में चलती है। कल भी आपने देखा होगा एक प्रदेश के बड़े अखबार में उनका बहुत बड़ा साक्षात्कार भी छपा है, उसमें भी उन्होंने कई चीजों का खुलासा किया है। तो ये सब संकेतों में चलती है, तो बाकी काम तो आप और हमारा है कि हम सारी चीजें समझे। लेकिन जो भी स्थितियां चल रही है सरकार के लिए कहीं अच्छी स्थिति नहीं है, ना पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है, कि पार्टी को आने वाले समय में राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनावों का सामना करना है। अब पार्टी अभी से ही एक हवा बनाने लग गई कि नहीं हमारी तो एक ही सीट थी, बाकी जीतेंगे तो वो हमारे गेन होगी, ये एक चलने वाला चीज नहीं है, क्योंकि आप सत्ता में हो।
सत्ताधारी दल के पक्ष में ही उपचुनाव जाते हैं। अमूमन ऐसा ट्रेंड रहा है, चाहे सीटें विपक्ष के पास रही हो, ज्यादातर सीटों पे मतलब सत्ताधारी दल का एक एज रहता है, उसको एक बेनिफिट मिलता है कि सत्ता में है, तब 7 सीटों पे हो रहे तो 3-4 सीटें तो कम से कम जीते, क्योंकि जनता उसी आधार पे आपको, आपकी नीतियों को, आपकी योजनाओं का समर्थन करती है। आपके 1 साल के जो काम है उसको पसंद किया होगा तो 7 में से आपको 7 की 7 सीटें मिलनी चाहिए, और यदि पसंद नहीं किया तो आप रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि सरकार बनने के बाद एक करणपुर विधानसभा उपचुनाव हुआ था, वहां आपने एक उम्मीदवार जिसको बनाया उसको मंत्री भी बना लिया था, लेकिन वो हार गया। 3 महीने के अंदर में ही वो हार गया, सरकार अपना प्रभाव उस रूप में नहीं छोड़ पाई। लेकिन अब उस सरकार को कई टीटी साहब का कहना है कि मेरे लिए वो मंत्री बनना ही मुसीबत बन गया। वहां की पब्लिक में बाई इलेक्शन में यह मैसेज दे दिया रुपिंदर ने कि ये तो मंत्री बन गए, अब आप वोट भी नहीं डालोगे, मुझे एमएलए तो बना दो कम से कम, ये तो मंत्री रहेंगे, अभी मंत्री नहीं हट सकते। वो उल्टा पड़ गया सारा। तो लोगों से उन्होंने इमोशनल वो खेला कि आप मुझे विधायक बना दो, इनको मंत्री रह लेने दो। देखिए योगेंद्र जी, राजनीति में तो सब दाव पेच अपनाते, किसने क्या बयान दिया, किसके पक्ष में गया, किसके खिलाफ गया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब सरकार का 1 साल के कामकाज का आकलन ये उपचुनाव करेंगे। यदि उपचुनावों में अच्छी स्थिति सरकार की रहती है तो ये माना जाएगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता संतुष्ट है। और यदि विपरीत नतीजे आए, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है पार्टी को, और भाई सरकार तो 5 साल कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। और उसकी वजह ये भी है, अगर जीत जाती है तो निश्चित रूप से सत्ता और संगठन के दोनों के बल्ले बल्ले है कि सही दिशा में काम किया है और मीटिंगों का असर हो रहा है। और अगर नहीं होती है, जैसे कि अभी से बयान शुरू किया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हो या फिर इनके अग्रवाल साहब जो प्रदेश प्रभारी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो हो, दोनों ही बात कहते हैं कि हमारे पास तो एक होने को कुछ है ही नहीं, तो कांग्रेस को और विपक्ष को देखना चाहिए। तो इनके बयानों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनके पास ऐसी सूचनाएं हैं कि अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। तो इस तरीके के बयानों से कार्यकर्ताओं में भी हताशा आती है। तो लेकिन ये मुझे लगता है कोई एनर्जेटिक बयान नहीं कहा जा सकता इसे। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जी श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, तो अब आपको लगता है क्या है, ये ढुलमुल रवैया जो अभी संगठन का हो चाहे सत्ता का हो, इस पे कोई डिसीजन करने की आवश्यकता है? अदरवाइज असेंबली का सेशन आएगा या फिर चुनाव होंगे, जो भी इसमें एक मुद्दा बनाया जा सकता है विपक्ष की ओर से। विधानसभा तो आपके सामने थी, छुट्टी विधानसभा ने दी, प्रतिपक्ष ने क्या उठाया मामला? देखिए, इंटरनल तो आपस में गुलामअली चलती है। विपक्ष ने कोई मामला उठाया था क्या ज्यादा तरीके से? ये तो छुट्टी दी ना, विधानसभा ने छुट्टी दी इनको। मंत्री को भी छुट्टी देने का अधिकार विधानसभा को जब होता है बीमार हो जाए। आप बाहर तो सड़कों पर राजनीति कर रहे हो और अंदर से छुट्टी ले रहे हो। देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी की जो स्थिति खराब करने की कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि चुनाव पार्टी जीत नहीं पाएगी सारे के सारे। अपने भाई को टिकट दिला लूं, अगर मैं इसको जिता लूंगा तो मेरी राजनीति थोड़ी ज्यादा चमक जाएगी। चले वो तो बात अपनी स्वार्थ जी, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है श्याम जी कि क्या अब किसी मोड पे फैसला करना होगा, या तो विड्रॉ कराएंगे किरोड़ी लाल जी से इस्तीफा, या फिर सरकार को कोई निर्णय करना पड़ेगा। ढुलमुल रवैया जो है लंबा चल पाएगा? देखिए, विधानसभा के उपचुनाव तक तो ऐसे ही चलेगा, और उसके बाद जैसे ही चुनाव हो जाएंगे इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर करोगे किसके लिए? आप अभी तो आंदोलन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इनकी भाई के टिकट के बारे में फैसला क्या होता है? भाई को टिकट दे दिया पार्टी ने तो ये शांत हो जाएंगे। फिर किस तरह से जीतेंगे नहीं। जब भाई को जिताना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर भाई हार गया फिर इनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। अब वो फिर कहने की स्थिति में रहेंगे नहीं है कि मैं अपने भाई को नहीं जिता पाया तो बाकी क्या कर पाएंगे। चलिए देखिए अभी किस मोड़ पे कहां पे जाता है, लेकिन फिलहाल तो किरोड़ी लाल मीणा अपने अंदाज में अपनी सियासत वो देख रहे हैं, और क्या रूट अपनाते हैं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल उनका साफ कहना है कि विधायक की भूमिका में मंत्रिमंडल की बैठक में केवल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कहने पे गए थे, और अभी भी वो विधायक की भूमिका में है। ये मुख्यमंत्री जी को फैसला करना चाहिए। वो विनम्र आग्रह भी कर रहे हैं सरकार से जल्दी से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और प्रेशर पॉलिटिक्स है तो किस चीज के लिए है, किस मुद्दे के लिए है? श्याम जी की बात जो कह रहे हैं कि वो अपने भाई को टिकट दिलवाना चाहते हैं दौसा से, अब उसमें कितने सफल होंगे नहीं होंगे, खैर ये एक अलग मुद्दा है। पर किसी न किसी तरह से किसी निर्णय पर जरूर अब सरकार को पहुंचना होगा। नहीं पहुंचेंगे तो एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया जा सकता है।
विपक्ष भी इतना कमजोर और हल्का नहीं है कि वो इसे, क्योंकि बार बार गोविंद सिंह डोटासरा कई बार ये बात कह चुके हैं, और अगर विपक्ष को आप अवसर देते रहेंगे तो बाई इलेक्शन के अंदर इसे और मुद्दा बना करके इस सियासी पारे को और चढ़ा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।